देखो वाइंडिंग अप का मतलब तो आपको पता ही है कि कंपनी कहां तक आ चुकी है, कंपनी अब बंद होने कगार पे आ चुकी है, ठीक है। वाइंडिंग अप मींस बिजनेस ऑफ अ कंपनी हैज कम टू एन एंड, राइट। तो वाइंडिंग अप एक प्रोसेस है कंपनी का। वाइंडिंग अप को आप सिंपल प्रोसेस मत समझो कि अगर मैंने सिंपल एक पेन से लिख दिया कंपनी हैज बीन वाउंड अप और कंपनी बंद हो गई। कंपनी को वाइंड अप करने का भी कंपनी लॉ में ना प्रोसेस लिखा हुआ है, यानी कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटी सेल करने में हमको बहुत टाइम लग जाता है, राइट। तो इस लॉ में जितना हमारे पास बीकॉम में वाइंडिंग अप का प्रोसेस है हम पढ़ेंगे। अदरवाइज आपको पता है वाइंड अप सेक्शन में अगर कंपनी लॉ पढ़ा जाए तो मोर देन 100 सेक्शंस हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? वाइंड अप सेक्शन, वाइंड अप का लॉ कम से कम 100-110 सेक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो खैर जितना हम यहां पढ़ेंगे हम कवर अप करते हैं। तो एक चार्ट मैंने यहां पे बनाया हुआ है वाइंडिंग अप का, आप समझो वाइंडिंग अप किस किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। वाइंडिंग अप किस किस तरीके से हो सकता है, तो इस चार्ट को अगर आप देखोगे तो देखो वाइंड अप के 4 प्रोसेस बताए हुए हैं, यानी कंपनी वाइंड अप हो सकती है 4 तरीके से। तो पहला लिखा हुआ है देखो, कंपलसरी वाइंडिंग अप बाय द ट्रिब्यूनल। अब मैंने आपको बताया ट्रिब्यूनल जहां जहां वर्ड आ जाए उसका मतलब समझ लो ये कोर्ट है, ये कंपनी लॉ का कोर्ट है। इसका मतलब कंपनी लॉ में कोर्ट बनाए गए हैं एनसीएलटी और एनसीएलएटी। तो एनसीएलटी पूरा लिख के क्या लिखा जाता है लॉ में? ट्रिब्यूनल, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल इज अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द कंपनीज मैटर, राइट। तो ट्रिब्यूनल अगर चाहे, ट्रिब्यूनल कोई एप्लीकेशन आ गई है, ट्रिब्यूनल कोई काम गलत लगे तो किसी टाइम भी क्या कर सकती है बताओ? कंपनी को वाइंड अप का ऑर्डर दे सकती है, ऑर्डर। दूसरा हमारे पास है वॉलंटरी वाइंड अप बाय इनिशिएट बाय रेजोल्यूशन ऑफ कंपनी जनरल मीटिंग। अब देखो कंपनी की मीटिंग हुई है, कंपनी की मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है कि भाई कंपनी का अफेयर ठीक नहीं चल रहा है, कंपनी को चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए हम कंपनी को क्या कर रहे हैं बताओ? वाइंड अप कर रहे हैं। ये हो गया। अब इसी के 2 मैटर हो सकते हैं, मेंबर्स वॉलंटरी वाइंड अप और क्रेडिटर्स वॉलंटरी वाइंड अप। मतलब अब या तो मेंबर्स ने मीटिंग करी है तो वाइंड अप कर दिया, या क्रेडिटर्स ने मीटिंग करी है और कह रहे हैं वाइंड अप करो। दोनों के पास इक्वल राइट है। बात समझ आ रही है? मेंबरों ने बोला कि काम ठीक नहीं चल रहा है भैया, क्यों कंपनी लॉस में चला रहे हो, आप कंपनी को क्या करो? वाइंड अप करो। या इतना कर्जा लिया हुआ है कंपनी ने तो उन्होंने कंपनी को बोला कि भैया हमारा पैसा तो वापस दे नहीं रहे हो, चलो कंपनी बंद करो। और अब ध्यान रखना, कंपनी बंद करने का मतलब ये नहीं है कंपनी का ओनर गया। नाउ द प्रोसेस इज कंपनीज एसेट्स विल बी रियलाइज एंड अमाउंट पेड टू द सिस्टमेटिकली व्हाट द लॉ हैज सेज, एंड लॉ सेज दैट फर्स्ट पेमेंट विल बी मेड टू द वर्कर्स, then to the secured creditors, then to the unsecured creditors, then to the shareholders, and shareholder में पहले प्रेफरेंस को जाता है फिर इक्विटी शेयरहोल्डर को जाता है। वो प्रोसेस शायद हमारे एग्जाम में नहीं है, बट फिर भी मैंने इस नॉलेज के लिए आपको बता दिया कि अगर आप किसी लाइबिलिटी को अनेबल के या आप कंपनी वाइंड अप हो रही है तो आपको एसेट रियलाइजेशन के बाद पैसे देने पड़ेंगे। क्लियर? अब इसमें एक नहीं है, इस चार्ट में एक नहीं है, बट मुझे याद है एक इसमें होता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लगता है कि वहां पे एक वर्ड यूज है कंपनी लॉ में, जस्ट एंड इक्विटेबल। वहां पे वर्ड यूज है जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स, मतलब वेयर कंपनी इज डूइंग सच एन एक्ट वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट थिंक दैट इट इज जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड, मतलब वैसा ही है जैसा वाइंड अप में लिखा हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी ऑर्डर दे सकती है कि आप कंपनी को बंद करो। क्लियर? चलो अब ये इसका हम देख लेते हैं, जो हमने पढ़ा था ना ट्रिब्यूनल वाइंड अप करता है तो किस किस ग्राउंड्स पे करता है, राइट। अभी तो मैंने आपको मेन 4 हेडिंग बताई, मेन 3 हेडिंग बताई, राइट। अब उसके अंदर हम देख रहे हैं सब हेडिंग की ट्रिब्यूनल के पास कब राइट है कि कंपनी को वाइंड अप करा सकता है। तो हमारे पास वी हैव 7 पॉइंट्स, और देखो 7 पॉइंट वही आ गया जो मैंने आपको समझाया, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड पे भी कंपनी बंद हो सकती है, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड पे भी कंपनी बंद हो सकती है। तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं, देखो बड़े सिंपल से पॉइंट्स है, तो आई विल गिव मोर फोकस ऑन दैट पॉइंट जो थोड़ा सा क्रिटिकल लगेगा। देखो, यू आर नॉट एबल टू पे योर डेट्स, इट इज अ वैलिड ग्राउंड फॉर द कंपनीज वाइंड अप, ट्रिब्यूनल में वाइंड अप, राइट। स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया, मतलब ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन गई कि कंपनी के मेंबर ने एसआर पास कर लिया है, मतलब 2/3 ऑफ द मेंबर आर रेडी फॉर द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, तो ट्रिब्यूनल बोलेगा हाँ भाई अब तो आप वाइंड अप करो। थर्ड पॉइंट इज कंपनी एक्टिंग अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट, समझ रहे हो, देश को ही धोखा दे रही थी कंपनी, जैसे क्या किंगफिशर, जैसे क्या कोई ऐसी कंपनी जैसे नीरव मोदी कंपनी कौन थी, ज्वेलर्स, आई फॉरगेट द नेम, वो ज्वेलर्स था कोई, तो समझ गए ना आप नेशनल इंटरेस्ट में कोई गलत काम कर रहे हो, राइट।
और रिवाइवल अनलाइकली, फोर्थ पॉइंट इज रिवाइवल अनलाइकली, मतलब आप इतने ज्यादा सिक हो चुके हो कि आपका रिवाइवल पॉसिबल नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ रिवाइविंग द कंपनी इट इज बेटर टू शट डाउन द बिजनेस। फिफ्थ पॉइंट इज अफेयर ऑफ द कंपनी बीइंग कंडक्टेड इन अ फ्रॉडलेंट मैनर, सिंपल है, फ्रॉडलेंट मैनर में काम कर रहे हो। सिक्स पॉइंट इज डिफॉल्ट इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिपोर्ट्स, क्लियर है, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिपोर्ट नहीं सबमिट कर रहे हो आरओसी को। और जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड का मतलब है समझो कि जैसे लॉ में लिखा हुआ है किसी की जेब काटना गलत है, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि यार जेब काटना ही थोड़ा गलत है, किसी को जेब काटने में हेल्प करना या किसी को परसुएट करना वो भी तो क्राइम है, जस्ट एंड इक्विटेबल भी तो हो गया। तो ऐसे ग्राउंड में भी आपकी कंपनी को वाइंड अप देने का राइट रखती है ट्रिब्यूनल। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया? हाँ, इसके अंदर पहला पॉइंट है जस्ट एंड इक्विटेबल के अंदर क्या बताया आपने, इसके अंदर जस्ट एंड इक्विटेबल में पहला पॉइंट है डेडलॉक ऑफ कंपनी। डेडलॉक मतलब समझे आप, कंपनी एक तरीके से डेड है, कंपनी इज नॉट एबल टू कंडक्ट इट्स बिजनेस, कंपनी इज नॉट हैविंग गुड टर्नओवर, कंपनी इज नॉट हैविंग गुड प्रॉफिट, तो इट इज अ डेड कंपनी, तो बेटर टू शट डाउन द बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जस्ट यस, लॉस ऑफ सब्सटेंटम, सेकंड इसी जस्ट एंड इक्विटेबल के अंदर एक और पॉइंट है लॉस ऑफ सब्सटेंटम, मतलब समझते हो मेन पर्पस ऑफ द कंपनी हैज लॉस्ट, कंपनी का जो मेन पर्पस था, जिस कंपनी ने बिजनेस ओपन किया था वही खत्म हो चुका है, समझ रहे हो आप। और थर्ड पॉइंट इसके अंदर एक और है जस्ट एंड इक्विटेबल में, और बोलो, ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटी, ऑपरेशन, हाँ देखो इसमें थर्ड पॉइंट है ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है, ये कंपनी लॉ में एक टर्म है ऑपरेशन ऑफ मिसमैनेजमेंट। ऑपरेशन एक ऐसी टर्म है जहां पे शेयर होल्डर आरोप लगा रहे हैं दूसरे शेयर होल्डर पे कि हमारे साथ गलत हो रहा है। जैसे होता है क्या है, मान लो एक कंपनी है जिसमें 60% की होल्डर मोनिका है और बाकी शेयर होल्डिंग जो 40% बची वो मैं हूं, तान्या है, मोनिका है, सॉरी मतलब बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं। तो ऐसा हो सकता है कि जो 60% की होल्डर वो अपना चलाती हो, है ना, हम शेयर होल्डर तो हैं बट हमारी कोई बात नहीं सुनी आती, तो इस तरीके का काम अगर होता है कंपनी में तो इसे ऑपरेशन बोलते हैं, हार्श, ठीक है। तो इस तरीके से भी अगर मैं चाहूं तो कंपनी को ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन दे सकता हूं, तो ट्रिब्यूनल में हैव अ राइट टू शट डाउन द बिजनेस। और है इसमें फोर्थ पॉइंट, बस इलीगलिटी, आप काम ही इलीगल कर रहे थे, वैसे तो आपका काम लीगल चल रहा था बट सब्सिक्वेंटली यू हैव एंटर्ड इन सच एन एक्टिविटी दैट इज इलीगल एज पर द लॉ, तो ट्रिब्यूनल हैज अ राइट, ठीक है। हाँ, एक और इसमें है जस्ट एंड इक्विटेबल बबल कंपनी। बबल कंपनी समझते हो, बबल कंपनी का मतलब होता है बबल की तरह से, गुब्बारे की तरह बहुत मोटी कंपनी और अंदर से खोखली है, अंदर से खोखली मतलब आपने दिखा रखा है मेरी पेड अप कैपिटल इतनी है, मेरे पास एसेट्स इतने, मेरे पास सिक्योर्ड इतने, अनसिक्योर्ड इतने, बट एक्चुअली में देयर इज नो सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज, देयर इज नो सिग्निफिकेंट प्रॉफिट, राइट। मतलब आप ब्रेक इवन पॉइंट पे हो, नाम के आपने बड़े चढ़े बैनर लगा रखे बट यू आर नॉट हैविंग सच साउंड बिजनेस। अच्छा, हाँ ज्योति आ गई तुम, क्यों भाई इसका, अब तो इस, नहीं नहीं, तो तुम लगता है तुम पिक्चर नहीं, लगता है तुम पिक्चर नहीं खोल पा रही हो, इसको बैक करो और ग्रुप ऑन ऑनलाइन उसमें वो पिक खोलो, समझी, तो फिर क्यों नहीं मन कर रहा है। हाँ? नहीं तो दूसरा ऐसा मत करो, बेचारे दो लाइन पे हैं आज, देखा नहीं सारे बच्चे तैयार हैं आज क्लास के लिए क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहा। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हाँ पढ़ो पढ़ो, बिल्कुल सही तो पढ़ा रहा हूँ, पिक्चर भेज रहा हूँ। चलिए आगे चलें, अगला टॉपिक देखें। अब मैं एक और पिक दे रहा हूं आपको, अब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। अब मैं ये पढ़ रहा हूं कि ट्रिब्यूनल जो है ना, ट्रिब्यूनल जो मैंने आपको बताया, कोर्ट,
तो कोर्ट में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास राइट है कि वो एप्लीकेशन दे सकते हैं कंपनी को बंद करने के लिए? देखो है आपके टेनियर में, अदरवाइज पिक्चर का वेट है। अरे तो मैं खामखा अपना नेट यूज कर रहा हूं, खामखा पिक्चर भेज रहा हूं। है क्वेश्चन सारे होंगे ना? अरे नोट्स तो समरी है ना आपके पास, तो सारे क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चन इज हु आर एंटाइटल्ड टू फाइल अ पेटिशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी। तो मैं समझाऊं क्या इसको? ज्योति बोलूं? चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास कहता है हु आर एंटाइटल्ड टू फाइल अ पेटिशन टू द ट्रिब्यूनल फॉर द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। मतलब ट्रिब्यूनल के पास वो कौन कौन से लोग हैं जो ये एप्लीकेशन दे सकते हैं कि कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए। मतलब किसके पास राइट दिया गया लॉ में कि कंपनी को वाइंड अप किया जाए। तो देखो पहला कौन है? पहला है पेटिशन बाय कंपनी, मतलब कंपनी खुद पेटिशन दे सकती है। बोलो यस, समझ में आया नहीं आया? पेटिशन बाय कंपनी कैसे होता है बताओ? कंपनी को कौन चलाता है? कंपनी को कौन चलाता है? डायरेक्टर्स। कंपनी में पैसा किसका लगाता है? शेयर होल्डर्स का। तो शेयर होल्डर का यहां यूज होगा नाम, डायरेक्टर नहीं बोलना आप। कंपनी पेटिशन मतलब कंपनी खुद दे रही है, मतलब शेयर होल्डर जाके दे रहे हैं कि भैया कंपनी को बंद करो। दूसरा है बाय क्रेडिटर और क्रेडिटर्स, दोनों लिखा हुआ है, मतलब क्रेडिटर एक भी जा सकता है और क्रेडिटर का ग्रुप भी जा सकता है। उसके बाद है पेटिशन बाय कॉन्ट्रीब्यूटरी और कॉन्ट्रीब्यूटरीज। ये समझाता हूं मैं आपको कॉन्ट्रीब्यूटरी कौन होते हैं। देखो contributory are the person who are liable to pay to the company at the time of liquidation of company। दोबारा, contributories are the person who are liable to pay to the assets of the company at the time of wind up। सपोज करो मैं एक शेयर होल्डर हूं और मैंने कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, कंपनी के शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है और आई हैव पेड ओनली 8 रुपीज, तो आई एम कंट्रीब्यूटरी फॉर 2 रुपीज, फॉर द बैलेंस अमाउंट ऑफ 2 रुपीज। तो कंट्रीब्यूटरी को भी राइट दिया गया। क्लियर है आपको? ठीक है, कंट्रीब्यूटरी कौन समझ में आ गया? चलो तो ये हो गया कंट्रीब्यूटरी। फिर हमारे पास फोर्थ है पेटिशन बाय ऑल और एनी ऑफ द प्रायर पार्टीज। प्रायर पार्टी समझते हो आप? करंट पार्टीज कौन सी हैं? आपके डेटर्स, आपके डिवेंचर होल्डर्स, कोई भी पार्टी जिससे आप इन्वॉल्व हो। तो प्रायर पार्टी जो अभी की पार्टीज और प्रायर कोई पार्टीज थी जिनको सडन पता चला रही कंपनी में ये हो रहा है, तो वो भी दे सकती है क्या? पेटिशन। पेटिशन बाय द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार जहां जहां लॉ में लिखा हो आप क्या समझोगे? आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ठीक है, आरओसी एप्लीकेशन दे सकती है। पेटिशन बाय पर्सन ऑथराइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी को ऑथराइज कर रखा है। जैसे समझो, बताओ कौन ऑथराइजेशन है? जैसे आरबीआई का कोई पर्सन ऑथराइज है, सेबी का पर्सन ऑथराइज है, कोई भी गवर्निंग बॉडी का मेंबर ऑथराइज है, वो एप्लीकेशन देगा। और पेटिशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट खुद भी दे सकती है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा ये कंपनी गलत है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद बंद न करा के पहले क्या करेगी बताओ? एप्लीकेशन देगी ट्रिब्यूनल को, और ट्रिब्यूनल विल टेक सच अ डिसीजन कि वेदर कंपनी शुड बी वाइंड अप और नॉट। क्लियर? चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है देखो, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टैट्यूटरी बुक्स एंड रजिस्टर। राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन स्टैट्यूटरी बुक्स एंड रजिस्टर टू बी मेंटेन बाय अ कंपनी। यानी स्टैट्यूटरी बुक्स का मतलब समझो जो कंपलसरी बुक्स है जो ऑफिस में मेंटेन करनी पड़ेंगी आपको जब तक कंपनी शुरू हुई है, जब से चल रही है, जब तक है, वो बुक्स कहलाती हैं स्टैट्यूटरी बुक्स। और रजिस्टर्स कौन कौन से होते हैं? रजिस्टर होते हैं स्पेसिफिक मैटर का रजिस्टर बनता है। जैसे सपोज करो आप स्कूल में जब जाते हो तो रजिस्टर मेंटेन होता है। कौन सा? अकाउंट्स का रजिस्टर, लॉ का रजिस्टर, बिजनेस स्टडी का रजिस्टर, ऐसे एक सेट का एक बनता है ना। ऐसी ही कंपनी में रजिस्टर होते हैं, एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का एक रजिस्टर। जैसे डिवेंचर का रजिस्टर, ठीक है ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, शेयर होल्डर्स का, राइट। तो उसमें पूछ रहा है कौन कौन से मेंटेन करने हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। वी हैव 8 पॉइंट्स। फर्स्ट इज रजिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी बट नॉट हेल्ड इट्स ओन नेम। क्या? वो आपको एक रजिस्टर बना के चलना है कि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी हुई है, और वो इन्वेस्टमेंट कौन सी करी है जो नॉट इट्स ओन नेम है, मतलब किसी और के थ्रू करी है। यानी अपनी सब्सिडरी के थ्रू, अपनी होल्डिंग के थ्रू, किसी और के थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट करी है, बस आपने अपने थ्रू नहीं करी। क्लियर? क्लियर? रजिस्टर ऑफ चार्ज समझते हैं आप? जब आप कभी लोन लेते हो तो यू हैव टू मोर्टगेज सम एसेट्स और समथिंग, तो दिस इज कॉल्ड चार्ज। तो ऐसी कौन सी डिटेल्स हमें दो आप, ऐसे रजिस्टर कौन, ऐसे आप डेटा दो जिसमें आपने चार्ज रखा हुआ है। रजिस्टर ऑफ मेंबर बना के दो आप, कितने मेंबर हैं आपके, एज ऑन डेट कितने शेयर उनके पास है,
ठीक है। रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर का बना के दो। रजिस्टर ऑफ एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर अगर आपके पास है, आपने लोन लिया हुआ है, सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है, किस किस बैंक से कितना लोन लिया वो बना के दो। फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड डिवेंचर होल्डर्स एंड अदर सिक्योरिटी होल्डर रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। सेम ये भी कौन सा है, डिवेंचर होल्डर्स का ही है, लेकिन ये कौन से लोग हैं, डिवेंचर या शेयर होल्डर की लिस्ट है जो फॉरेन लोग हैं, जैसे हम कह सकते हैं एनआरआई है, राइट। मिनट्स बुक मैंने बताया था, मिनट्स क्या होता है समझते हो ना, समरी ऑफ द मीटिंग्स इज कॉल्ड अ मिनट्स। तो मिनट्स की बुक का हम एक डेटा मांग रहे हैं आपसे, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना के दो आप, जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आते हैं, राइट, जैसे पीएनएल, बैलेंस शीट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, दीज आर योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, योर जर्नल, प्रॉपर एसेट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए। इसके अलावा चार कौन से आप बता दो। हाँ, एक और रजिस्टर आप बना सकते हो, उसमें लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट रजिस्टर। सिंपल सी बात है कि अगर आपकी कंपनी में डायरेक्टरों ने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपीटेंट है डायरेक्टर, कंपनी को चलाते हैं, तो वो डिटेल हमें बता के दे दो। और बताओ। हाँ, बस अभी मैंने केएमपी पढ़ाया था आपको लास्ट क्लास में, तो केएमपी के थ्रू कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रखा है, या केएमपी है कौन कौन से आप कंपनी के, ये बता दो हमें। और हाँ, एक और क्या हो गया हमारे पास, रजिस्टर ऑफ लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या आपने किसी में लोन दिया हुआ है, उसका डेटा बना के दे दो, ये भी एक डिटेल देनी है। और हाँ, एक हमारे पास क्या हो गया, बुक्स ऑफ अकाउंट टू बी केप्ट बाय कंपनी, लिक्विडेटर इन द वाइंड अप ऑफ द कंपनी। अब देखो, मैंने कहा ना वाइंड अप एक छोटा प्रोसेस नहीं है। जब कंपनी वाइंड अप होती है, जब ऑर्डर पास हो जाता है, तो एक लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। लिक्विडेटर इज अ पर्सन हु विल असेस द एसेट्स एंड लायबिलिटीज पोजीशन ऑफ द कंपनी एंड अल्टीमेटली सोल्व द एसेट्स एंड पे आउट द लायबिलिटी। तो वो डिटेल सारी बना के देनी है आपको कि लिक्विडेटर के एंगल से कंपनी की क्या पोजीशन है एसेट्स और लायबिलिटीज की, उसके अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, ये डिटेल आपको देनी पड़ती है। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट, सम ऑफ द रजिस्टर्स एंड बुक्स रिकॉर्ड्स, जो किसको देनी पड़ेगी, जो किसको देनी है, कंपनी को। और इसे क्या कहते हैं हम, स्टैट्यूटरी बुक्स या फिर रजिस्टर्स टू बी मेंटेन बाय द कंपनी। चलिए, तो इस क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट। होप दिस इज यूजफुल फॉर यू, प्लीज रिवाइज एट होम।